शुरू किया जाए? ठीक है। तो चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ दो अतिथि हैं जो आज हमारी सभा में आए हैं। तो आप अपना अपना संक्षिप्त में परिचय दे दें तो सबकी पहचान हो जाएगी। मैं डॉक्टर आशीष दवे, श्री बी.के. पटेल आर्ट्स एंड श्रीमती एल.एम. पटेल कॉमर्स कॉलेज सावली में आचार्य हूँ और यहाँ पर मेरी मुलाकात सोखड़ा में त्याग वल्लभ स्वामी जी से हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारे वहाँ ऐसा एक सत्र आयोजित हो रहा है, उसमें एक दिन आप आइए और उसका लाभ उठाइए। और हम यहाँ पर आकर एक सेशन ही अटेंड किया है, फिर भी काफ़ी माहित सबर हुए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जादव। मैं गुजरात कॉमर्स कॉलेज अहमदाबाद में जो है वहाँ पे मैं प्राध्यापक हूँ, अकाउंटेंसी विषय पढ़ाता हूँ और शिक्षा में भारतीयता को लेकर एक संगठन काम कर रहा है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। उसका गुजरात प्रांत का दायित्व मैं देखता हूँ और स्वामी जी ने हमें बताया और हम जाए तो आपके ज्ञान से लाभान्वित होने का अवसर मिला। धन्यवाद। भैया, आपका भी परिचय छूटा हुआ। वैसे तो आपको सब जानते हैं, फिर भी सभा की एक मर्यादा है। कौन सा परिचय है सर? हाँ जी, कौन सा परिचय दे? जो आपको यहाँ के लिए उपयुक्त लगे। मेरा नाम पराग है। ये 14 परिचय शिविर है, ये 3 अध्ययन शिविर है। वैसे तो इसमें मैं सीक्वेंशियल नहीं हूँ जी, आते जाता रहता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी मुझे इससे प्राप्त होता है वो क्या होता है कि आप इसका अभ्यास करते जाओ, हाँ, भाषा अपने आप बनने लगती है। इसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सरल है जी, ऐसा मैं समझता हूँ। इसको सरलता इजी से लेना चाहिए। हाँ, और ये मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है, बताइए भैया। मैं अगर सही समझा तो पहले चेक कर लेता हूँ कि आपने जब अणु का डेफिनेशन दे रहे थे तो जो सबसे छोटा, जब हम ब्रेक करते जाते हैं तो जब सबसे छोटा अंश जो बचता है जिसमें आचरण व्यक्त होता है उसको अणु का हमने परिभाषा अणु। हाँ, और उससे जो अणु जिससे बना है उससे हमने परमाणु कहा जी। तो मुझे प्रश्न ये था कि परमाणु में उसका आचरण रहता है क्या? लोहे हाँ, का आचरण परमाणु में रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, तो 3 प्रकार की चीज़ें आपने विज्ञान में भी पढ़ी होंगी, यहाँ पे भी वही सिमिलर बात है कि जिसको हम तात्विक या तत्व कहते हैं, है ना। किसी चीज़ को मिश्रण कहते हैं और किसी को हम, है ना, रसायन कहते हैं, या यहाँ पर अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, है ना। तो जो मिश्रण है उनके अंदर अलग अलग करके जब हम नीचे जाएंगे तो या तो आपको कंपाउंड के रूप में अणु मिलेगा या एलिमेंट के रूप में आपको उसी एलिमेंट का अणु मिलेगा। अगर एलिमेंट है तो उसके मॉलिक्यूल में से जो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अगर कंपाउंड है तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम्स मिलके उसको बनाए होंगे, है ना। इस रूप में तो ये तो वो कॉमन बात है उसके साथ। ठीक है, ठीक है इतना, या इसमें क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये जानना चाहता था कि सपोज हाइड्रोजन है। हाँ जी। तो मुझे यही है कि अणु और परमाणु में दोनों में मैं अभी ये समझा कि दोनों में व्यक्त होता है आचरण। हाँ, देखिए, अणु के रूप में जब आचरण है वो एक प्रकार का है, परमाणु के रूप में जब आचरण है वो अलग प्रकार का है। उस स्तर को समझना पड़ेगा। तभी अणु परमाणु की चर्चा करते हैं, फिर अणु में आते हैं। ठीक है, फिर अपना एक चर्चा दीदी बोल रही थी करने की, तो उनका प्रश्न ये था कि जैसे हमने बताया 3 अवस्थाओं में पदार्थ अवस्था नियम प्रधान,
है ना, प्राणावस्था नियंत्रण प्रधान, जीवावस्था है ना संतुलन प्रधान। तो ज्ञानावस्था क्या है? तो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, या कोई चौथी चीज है? हाँ, तो ज्ञानावस्था की जब बात करते हैं, ज्ञानावस्था में न्याय ही नियम है। ज्ञानावस्था में तीनों हैं। इसको नाम दिया हम लोग 6 डिजिट बोलते हैं, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। पहले 3 मनुष्यतर प्रकृति के अर्थ में है और बाकी 3 मानव के अर्थ में, है ना। तो मानव में न्याय ही नियम है। न्याय ही नियम क्यों है? क्योंकि न्याय में ही निश्चित आचरण स्थापित होता है, प्रमाणित होता है। जब हम न्यायपूर्वक जीते हैं तो निश्चित आचरण में जीते हैं, इसलिए न्याय ही नियम है। ठीक है। अब नियंत्रण की परिभाषा क्या थी? नियम की निरंतरता। ठीक है। तो धर्म क्या है? न्याय सर्वसुलभ हो जाए, यही धर्म है। तो शिक्षा का काम करना, व्यवस्था का काम करना, इससे सर्वसुलभता होगी, है ना। तो धर्म की दृष्टि से नियंत्रण है मानव में। तो न्याय नियम है, धर्म नियंत्रण है। ठीक है। और सत्य की दृष्टि क्या है? कि कैसे चीजें निरंतर और सदा सदा बनी रहें, वो संतुलन में ही होगा। तो मानव परंपरा का जो बाकी 3 अवस्थाओं के साथ संतुलन है, इसके अर्थ में जब हम चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, यही सत्य है। इसलिए मानव परंपरा में या ज्ञानावस्था में न्याय ही नियम है, धर्म ही नियंत्रण है और सत्य ही संतुलन है। तो अंतर क्या है? इधर अलग नाम क्यों दिए? जब वहां पे भी नियम, नियंत्रण, संतुलन है, इधर भी नियम, नियंत्रण, उधर परस्परता के प्रभाव यानी क्रियावश नियम है, क्रियावश नियंत्रण है और क्रियावश संतुलन है। यहाँ पे ज्ञान मूलक नियम है, ज्ञान मूलक नियंत्रण है और ज्ञान मूलक संतुलन है। इसलिए न्याय, धर्म, सत्य। यहाँ पे मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान होने के बाद ही न्याय में जी पाते हैं। तो पहले आचरण का ज्ञान होता है, फिर उसका प्रमाण होता है, ज्ञानावस्था की में, है ना। मनुष्यतर प्रकृति में ज्ञान नहीं है, केवल क्रिया है। क्योंकि हमारे को ज्ञानावस्था की रेलेवेंस पकड़ में आनी है, नहीं तो ऐसे ही लगता है वो 3 अवस्थाओं का इतना बढ़िया संतुलन था तो वही बना रहता है, क्यों आ गए बदमाशी करने, है ना। तो बदमाशी में तो गलती से लग गए, काम तो हमारा कुछ और है ना? तो उसके लिए हमारे को ज्ञान होना पड़ेगा। किसका ज्ञान? व्यवस्था का ज्ञान, नियम, नियंत्रण, संतुलन का ज्ञान। जब ये समझ में आता है तो इसके अनुरूप जी पाते हैं, है ना। जब ये समझ में आता है कि भाई संतुलन के अर्थ में नियंत्रण है और नियंत्रण और संतुलन के अर्थ में नियम है, तो प्रयोजन क्या है? संतुलन। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, ये संतुलन के लिए कर रहे हैं। तो अब संतुलन जब प्रयोजन होता है तब जाके हम व्यवस्थित होते हैं। अभी संतुलन प्रयोजन है क्या? वर्तमान में जो हम कर रहे हैं क्रियाकलाप, चाहे व्यक्ति रूप में कर रहे हैं, चाहे परिवार रूप में कर रहे हैं, चाहे समुदाय रूप में कर रहे हैं, कोई भी संगठन हमने बना रखा है, सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक, गैर सामाजिक, जो भी, कहीं पे भी संतुलन हमारा लक्ष्य नहीं है।
संतुलन का अर्थ क्या है यहाँ पे परिभाषित? जिसमें सब के सब का संरक्षण, पोषण और संरक्षण होना, संपूर्णता में पोषण और संरक्षण होना, एक एक का, समझदार का, नासमझ का, गरीब का, अमीर का, गोरे का, काले का, सबका संरक्षण और पोषण, यह है संतुलन। नहीं तो वर्ग बन जाएंगे, वर्ग बनेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो संघर्ष और युद्ध होगा। वो हो ही रहा है, सब जगह वही चल रहा है। ठीक है ना? इतना ठीक है इस पे दीदी? इतनी चर्चा इसमें स्पष्ट हुआ आपको? भैया एक्चुअली क्वेश्चन है ना मेरा, वो मानव की आवर्तनशीलता पे अटका हुआ है। हाँ। ये संतुलन वाला हो गया ठीक, थोड़ा सा। ठीक है, आवर्तनशीलता भी जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो मानव की आवर्तनशीलता जो होगी मानव परंपरा में दिखेगी। मानव परंपरा जो है वो, उसके दो भाग हैं। मानव शरीर परंपरा जो कि प्रकृति प्रदत्त विधि से हमको प्राप्त है, चल ही रही है, तभी तो हर पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, ये परंपरा चलती आ रही है। तो मानव में मानव शरीर परंपरा अभी बनी हुई है। ठीक है, मानव में ज्ञान परंपरा भी नहीं बनी है। ठीक है ना, यानी शिक्षा की परंपरा भी नहीं बन पाई है। जो शिक्षा है वो ज्ञान के अर्थ में ना होके शरीर के अर्थ में हो गई है ना। और उससे जो भी शरीर के अर्थ में ही सारा ज्ञान को कर लिया, तो इससे उससे जो भी होना है वो हो ही रहा है। धरती बीमार हो गई है। ठीक है, तो ज्ञान परंपरा जब बनती है ना, ज्ञान के अभाव में मानव शरीर परंपरा को भी बिगाड़ लेता है। ज्ञान संपन्नता के बाद मानव परंपरा अपने पूरे वैभव में आती है। ठीक है, वही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर परंपरा भी बनी रहती है और ज्ञान परंपरा भी बनी रहती है ना। तो एक पीढ़ी में जो ज्ञान हुआ वो अगली पीढ़ी को शिक्षा के रूप में मिलता है। अगली पीढ़ी में वो संस्कार के रूप में स्थापित होकर उस संस्कार अनुरूप आचरण करके उसको वो प्रमाणित करता है। फिर अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के रूप में देता है। फिर वो उसको संस्कार के रूप में ग्रहण करती है, फिर उसके आधार पे आचरण करके, है ना, फिर प्रमाणित होके फिर अगली पीढ़ी। तो ये जो आवर्तनशीलता, इधर ज्ञान की आवर्तनशीलता बनती, ज्ञान आधारित आवर्तनशीलता बनती, ये इसका स्वरूप है। इसी में ज्ञान अनुरूप आवर्तनशीलता में शरीर व्यवस्था की आवर्तनशीलता बाकी प्रकृति के साथ बनी रहती है ना। वो बहुत छोटा भाग है, अभी तो वही सबसे बड़ा भाग लगता है, क्योंकि अभी हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो ये सब कुछ शरीर से ही जुड़ा हुआ देखते हैं, है ना। तो सारी आवर्तनशीलता शरीर के अर्थ में ही सोचते हैं कि वो तीन अवस्थाओं की हुई है, चौथी अवस्था का शरीर का संतुलन हो जाए, वो आवर्तनशीलता। तो क्या बोल रहे हैं इधर, मानव की ज्ञान, जब तक ज्ञान पक्ष तृप्त नहीं होता है तब तक वो शरीर की व्यवस्था को भी बिगाड़ लेगा और बाकी प्राकृतिक व्यवस्था को भी बिगाड़ लेगा, है ना। तो ज्ञान की जो आवर्तनशीलता है शिक्षा और संस्कार के माध्यम से, शिक्षा संस्कार आचरण के रूप में, है ना। फिर दूसरा बोला आचरण शिक्षा विधि व्यवस्था के रूप में, तीसरा बोला विधि विधान संस्कृति सभ्यता के रूप में। ये आवर्तनशीलता है ना। आप लोग जब अभ्यास दर्शन का अध्ययन करेंगे उसमें बहुत अच्छे से आएगा, है ना। व्यवहार दर्शन में भी आया होगा, है ना, ये संदर्भ। तो अभी स्पष्ट हुआ आपका, या कुछ बचा है तो बताइए अभी, क्योंकि चेहरे पे नहीं लग रहा कि कुछ अभी के लिए ठीक, खुशी नहीं दिखी कुछ तो मिसिंग है या तो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो वो है सहअस्तित्व को समझना और समय सहअस्तित्व अनुरूप जीना। हाँ हाँ, तो ज्ञानावस्था को ज्ञानावस्था
के रूप में संतुलन चाहिए। तो ज्ञान आधार पे नियम, ज्ञान मूलक नियंत्रण और ज्ञान मूलक संतुलन, ये ज्ञान अवस्था का काम है। तो ज्ञान मूलक नियम न्याय है, ज्ञान मूलक नियंत्रण धर्म है और ज्ञान मूलक संतुलन सत्य है। सत्य वहां जुड़ता है जिसकी जो शाश्वत होता है। तो जब ज्ञान मूलक संतुलन होता है वो शाश्वत है, वो सदा सदा बना रहता है। तो वो दृष्टि आ जाना कि क्या ये शाश्वत होगा, ये जो हम कर रहे हैं। तो जो शाश्वत है उसी में भागीदारी करना है ना। अभी तो शाश्वतता से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो घटना से ही लेना देना है। इस घटना में क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, इतना ही सोचते हैं। हाँ, तो मेरा रोल नहीं है, मैं सहस्थित पूर्वक हूं, मेरा होना सहस्थित पूर्वक है, मेरा रहना सहस्थित पूर्वक नहीं है। इसके लिए सहस्तित्व को समझना, फिर सहस्तित्व पूर्वक रहना, ऐसे। ठीक है, हमारा होना तो सहस्तित्व पूर्वक ही है। अब तीनों प्रकृति का संतुलन सहस्तित्व नहीं है तो क्या है, तीनों अवस्थाओं का, है ना। हमारा जीवन और शरीर का जो सहअस्तित्व है ये होने के स्वरूप में तो है, रहने के स्वरूप में नहीं हो पा रहा है। रहना होता है आचरण के रूप में, है ना। हम जो बात कर रहे हैं अभी परमाणु के स्तर पे आचरण की जो बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में कर रहे हैं। आचरण जो है वो निरंतर क्रिया को आचरण कहते हैं। इकाई में जो निरंतरता के रूप में क्रिया होती है उसको हम आचरण कहते हैं। मानव में अभी कोई आचरण स्पष्ट ही नहीं हुआ क्योंकि निरंतरता में कुछ है ही नहीं। एक घटना में, है ना, बहुत विनम्र हो जाता है, दूसरी में बहुत क्रोधित हो जाता है ना। मूड स्विंग्स अब तो ये पढ़ाते हैं कि मानव में मूड स्विंग्स ही नेचुरल है। हाँ हाँ हाँ, तो अमानव में मूड स्विंग्स नेचुरल है, ऐसा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु में व्यवस्था, परमाणु व्यवस्था की मूल इकाई, व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में परमाणु में निश्चित अंश हैं। तो कम से कम दो से अधिक तो हो ही सकते हैं। नाभिक में भी 2 से अधिक हो सकते हैं, परिवेश में भी 2 से अधिक हो सकते हैं, है ना। जब परिवेश में 2 से अधिक होते हैं तो परिवेश जो होता है वो 1 से अधिक हो जाता है ना। ये सब विज्ञान देख चुका है ना। तो अगर संख्या अधिक होती जाती है तो परिवेश बढ़ते जाते हैं। तो एक परिवेश, दूसरा परिवेश, है ना, तीसरा परिवेश, चौथा परिवेश, ऐसे 5-6 परिवेश तक चले जाता है। 7 भी होता है कई जगह पे, है ना। हाँ जी, क्योंकि व्यवस्था है। एक तो उसका उत्तर ये है क्योंकि व्यवस्था है, इसलिए वैसे ही है। अब जब परमाणु का थोड़ा और अध्ययन करते हैं फिर मैं बताऊंगा इसको क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु अपने में एक व्यवस्था है जिसमें कुछ नाभिक में होते हैं और कुछ अंश परिवेश में होते हैं। पर ये जो डॉट 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 दिखा रहे हैं ये परमाणु के अंश नहीं है, ये वो एरियाज हैं जहां पे वो अंश, जो परिवेश अंश होंगे। ठीक है, जो परिवेश में अंश होते हैं ये सब के सब घूर्णन गति कर रहे होते हैं। नाभिक वाले भी, परिवेश वाले भी, परमाणु में जितने भी अंश हैं ये सब घूर्णन गति करते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्पिन मोशन। ठीक है,
जो परिवेशीय अंश हैं या ऑर्बिटल पार्टिकल्स हैं, ये स्पिन के साथ साथ, है ना, ऑसिलेशन भी कर रहे हैं, है ना, वो के नाभिक की परिक्रमा भी कर रहे हैं। उसको बोला वर्तुलात्मक गति। तो स्पिन का मतलब तो ऐसे हो गया, अपनी धुरी पे घूम